जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन के बीच जो वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है, काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा और क्या स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको मतलब सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इस मैच की। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो मैच होने वाला है यूनिवर्सिटी ओवल डनेडिन में, और ये विकेट पहले तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री छोटा होता है और ये विकेट बल्लेबाजों के मुफीद होता है। अगर हम मेंस मैचेज की बात करें, मेन मैचेज की बात करें, तो ये जनरली विकेट जो होता है बल्लेबाजों के मुफीद होता है। लेकिन वुमेन मैचेज में थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, उतना पावर हिटिंग नहीं होता, तो थोड़ा सा कम स्कोरिंग होगा। तो आप बैलेंस मान सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज होना चाहिए। स्पिनर्स यहाँ पे मेन मैचेज की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा कम बॉलिंग करते हैं क्योंकि बाउंड्री साइज यहाँ पे छोटी होती है और पेसर्स को मूवमेंट मिलता है। तो स्पिन वर्सेस पेस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे स्पिन पेस आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि वुमेन मैचेज में देखिए स्पिनर्स भी कई बार अच्छा करते हैं। उसका सीधा साधा मतलब कि रीजन है कि पावर हिटर उतने होते नहीं है कि आराम से बाउंड्री लगा ले। तो जो छक्के जाते हैं मेन मैचेज में, जो पावर हिटर लगाते हैं वुमेन मैचेज में, वो कैच हो जाते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, आपको सीधे सीधे देखना है यहाँ एक मजबूत टीम है और एक बहुत ही कमजोर टीम है, और मोस्ट प्रोबेबली वन साइडेड विनिंग होने वाली है न्यूजीलैंड की। तो क्या क्या ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स होंगे, उस पर फोकस कीजिएगा। न्यूजीलैंड टीम अगर खेली यहाँ पे, तो अगर उनके पावर हिटर्स टिक गए तो वो 300 के ऊपर लगभग श्योर हूं मैं कि बनाना चाहिए। पिछले मैच में पेसर्स को मूवमेंट मिल रहा था और दोनों ही टीमों में थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज थे। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कुछ खास उतना नहीं कर पाए, लेकिन वो टोटली उनके बैटर्स का मिस्टेक था। विकेट अच्छा था और थोड़ा बहुत हालांकि मूवमेंट था पेसर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 4 मैचेस देखें तो आप देखिए सुपर स्मैश के जो भी मैचेस हैं, एक मैच को छोड़ दें तो सब में 185 प्लस स्कोर बना हुआ है। मतलब यहां पे बल्लेबाजों को मदद रहता है और रन स्कोरिंग इजी होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। पिछला मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग हुआ था, तो साउथ अफ्रीका 207 पे 10 की और बांग्लादेश 175 कर ली। हालांकि बांग्लादेश शायद उतना भी स्कोर ना कर पाए जितना पिछले मैच में किया था। पेसर्स को 15, स्पिनर्स को केवल 2 विकेट मिला था पिछले मैच में। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड वुमेन टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए न्यूजीलैंड वुमेन पिछले मैच में अनएक्सपेक्टेड रूप से हार गए, लेकिन टूर्नामेंट के वन ऑफ द फेवरेट्स हैं और इस मैच में आसानी से जीतना चाहिए। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा तो वन साइडेड विक्ट्री होना चाहिए। आपको बस फोकस करना है, इनके जो 5 मेन बॉलिंग करने वाले बॉलर्स होंगे उनको कवर कीजिए, टॉप 3 के बल्लेबाज कवर कीजिए। फर्स्ट बैटिंग आता है तो आप नंबर 4 तक जा सकते हैं। तो ये अगर आप मतलब फॉलो करेंगे, टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन के रोटेशन करें, तो इवन ग्रैंड लीग विनिंग कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या इनके टीम में पहले चेंजेस होना चाहिए और क्या इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। तो यहां पे मुझे समझ में नहीं आया क्यों खिलाया गया फ्रैंक जोनास को। बस ये लोग चाहते हैं कि हमारे स्पिन अटैक में वेरिएशन हो, इसलिए थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज को भी खिला लेते हैं। जबकि इनके पास फ्रांसिस मैके हैं जो कि ठीक ठाक गेंदबाजी करती हैं, जेनसन भी ठीक ठाक गेंदबाजी करती हैं, और फ्रैंक जोनास और एफ मैके को खिलाने के लिए वर्ल्ड कप की स्क्वाड में इन्होंने ले कैस्परेक जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को ड्रॉप किया है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता थी। खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहां पे मतलब कि मैकाय या हाइले जेनसन आ सकती हैं एफ जोनास की जगह। ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करेगा पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ द ओवर्स यहां पे तहू हैं, अमेलिया केर हैं, सोफी डिवाइन है, जेस केर है। ये 4 लगभग कंफर्म है कि अच्छा खासा ओवर्स करेंगे, लेकिन सामने कमजोर टीम है तो ये कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में ये चारों अच्छा खासा ओवर्स करते हैं और कई बार कमजोर टीमों के पास
कमजोर टीमों के खिलाफ जब मैच होता है तो होता यही है कि डिवाइन अपने ओवर्स थोड़ा सा कम कर लेती हैं, लेकिन वो उनके मूड के ऊपर है। कभी भी मतलब वो बोल देंगे कि अब मैं नहीं करूंगी, तुम लोग करो। तो ये बात यहां पे ध्यान दीजिएगा। और पांचवें बॉलिंग ऑप्शन में रोए के ज्यादा बॉलिंग करने के चांसेज हैं, लेकिन यहां पे मैकाय या जेनसन अगर खेलती हैं तो वो लोग भी ठीक ठाक ओवर कर सकती हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब कि अगर जोनास खेलेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली रोए ज्यादा ओवर करेंगी, और ये दोनों खेल जाती है तो फिर ओवर्स हो सकता है 5-5 का बढ़ जाए या फिर डिवाइन कम कर जाए, तो इन लोग के ओवर्स बढ़ सकते हैं। मैं नॉर्मल मैच के सिनेरियो की बात कर रहा हूं। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर इनके टीम से कंफर्म रहता है। जेस केयर तो कंफर्म करती हैं। दूसरा डेथ ओवर मोस्टली आप सोफी डिवाइन से देखेंगे, या तो हन्ना रोए को कई बार लाके डेथ में करवा दिया जाता है। और मतलब एक कंफर्म है, दूसरा कंफर्म नहीं है। रोए भी कर सकते हैं, डिवाइन भी कर सकती है, कभी कभी तहु भी कर जाती है डेथ ओवर। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहीं पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में कि कौन इंपॉर्टेंट पिक्स होंगे। तो इनके जितने भी अच्छे मतलब मेन गेंदबाज हैं वो सारे अच्छे पिक होंगे, जिसके तहु, उसके अलावा मलिया केर, सोफी डिवाइन, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो रोए भी ठीक ठाक पिक रहेंगी। प्लस इनके टॉप 3 के बल्लेबाज अगर इसमें आप सेलेक्ट करेंगे स्मॉल लीग में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप सेथरवेट तक बढ़ सकते हैं। सेथरवेट कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकती हैं। अगर आप सेथरवेट को लेंगे तो फिर आपको एक गेंदबाज को कम करना पड़ेगा। बस यही आपको मेन बात ध्यान देना है, बाकी आपकी टीम बन जाएगी ठीक ठाक। और अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, और थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा बॉलर्स का वो नहीं देखना है कि कौन कैसा गेंदबाजी करता है। बस आपको ये देखिए कौन अच्छा पिक है और स्टैट्स देखते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। सुजी बेट्स इस मैच में मस्ट हैव पिक रहेंगी। ओपन करेंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग करेंगी। कैप्टन चाहे तो कर सकते हैं जीएल में, काफी अच्छा रिकॉर्ड है। टेक्निकल बल्लेबाज सोफी डिवाइन वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोरिंग करेंगी। कैप्टनसी की सबसे सेफ चॉइसेज में से एक रहेंगी। विकेट टेकिंग बॉलर है और रन भी अच्छा खासा बनाती हैं। उसके बाद अमेलिया केर, ये भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन कैप्टनसी की सबसे बेहतरीन चॉइसेज में से एक, विकेट टेकिंग बॉलर, रन भी बनाती रहती हैं। थोड़ा सा जल्दी हम इसको देखेंगे। एमी सेथरवेट बल्लेबाज बहुत ही शानदार, बॉलिंग मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगी, लेकिन बैटर अच्छी है। बस ये ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट इनिंग बांग्लादेश की बैटिंग आ जाती है, मतलब इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है, तब इनका बैटिंग हो सकता है ना आए, क्योंकि बांग्लादेश टीम कमजोर है। हो सकता है 150 तक ऑल आउट हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तब इनकी बैटिंग ज्यादा नहीं आएगी, या आएगी भी तो 10-15 रन बनाने लायक आएगी, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो तो मतलब सेकंड बैटिंग आए तो छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में अगर इनकी बैटिंग आ गई तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकती हैं। उसके बाद मैडी ग्रीन आराम से छोड़ दीजिएगा, ज्यादा बैटिंग नहीं आने वाला और उतना कंसिस्टेंट भी नहीं है। बी हेलिडे ये भी कुछ खास नहीं कर पाई है। शुरुआती सीरीज में इंप्रेस किया था, उसके बाद कुछ खास नहीं किया। एल तहु इनके टीम की कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर हुआ करती थी। थोड़ा सा फॉर्म इधर भी डाउन हुआ है। पिछले मैच में जो विकेट भी मिला था वो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल अच्छी गेंदबाज है। शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करती है और यहां पे अच्छा खासा विकेट लेके जा सकती है। मतलब मस्ट हैव पिक रहेंगी। न्यूजीलैंड की मेन पेस बॉलर्स में से एक है, जरूर ट्राई कीजिए। पिछले मैच में 3 विकेट लिया था। केटी मार्टिन कीपिंग करेंगे, लेकिन अगर आप इनको लेने जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत ये होगी, एक बॉलर कम करना पड़ेगा या एक मेन बल्लेबाज कम करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप इनको छोड़ दीजिए, जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। हो सकता है जैसे आज ऋचा घोष ने अच्छा खासा पॉइंट दे रहा है, और मतलब कि कीपर्स कई बार अच्छा खासा पॉइंट देके चले जाते हैं कमजोर टीम में, तो थोड़ा सा इनका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो लग पे रहेगा। बैटिंग ज्यादा नहीं आएगा। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, फर्स्ट बैटिंग आता है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि तब बैटिंग आ सकता है और प्लस कैचिंग का भी पॉइंट आपको देके जा सकती है। ओवरऑल एवरेज पिक रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। एफ मैकाय गेंदबाज टैलेंटेड हैं, और अगर खेली तो ये ठीक ठाक ओवर करती हैं। बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट कभी भी ठीक ठाक विकेट लेके जा सकती हैं। तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगी। जीएल में ट्राई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओवर्स कभी भी इनके भी कम हो जाते हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे 17 मुकाबलों में 16 विकेट है। बैटिंग कर लेती हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग नहीं आएगी। जेस केयर विकेट टेकिंग बॉलर हैं। जीएल में एक टीम में कैप्टन करिएगा, कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकती हैं। हिटिंग भी करती हैं, लेकिन हिटिंग वाला रोल मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी उसका। ओवरऑल देखिए पिछले मैच में भी 2 विकेट लिया था और बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस रहता है। शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करती हैं, अच्छा खासा यॉर्कर्स है इनके पास। फिर आती है हन्ना रोए, जो कि थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस पे डिपेंड करती है, लाइन लेंथ पे करती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये अच्छा खासा ओवर्स करती है तो इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेंदबाज एवरेज है, लेकिन जब जब इनको पूरे ओवर मिलते हैं ये विकेट टेकिंग बॉलर रहती है, और इवन कई बार टीम इनको लास्ट ओवर में भी गेंदबाजी दे देती है। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रहेंगे इस मैच में, और मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा खासा ओवर करेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको स्मॉल लीग में। एच जेनसन अगर खेली तो एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगी। हालिया दिनों में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, लाइन लेंथ बढ़िया रहता है, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी हासिल करती है। ओवरऑल अगर खेली तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगी। हालांकि अब मुझे लग रहा है टीम इन पे हन्ना रोए से थोड़ा कम विश्वास कर रही है, इसीलिए पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था, लेकिन एक ठीक ठाक गेंदबाज है, आप ट्राई कर सकते हैं, खासकर रोटेशन
रोटेशन में जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, एक आध बॉलर को ड्रॉप करके। एब जोनास गेंदबाज उतनी अच्छी नहीं है और 5 मुकाबलों में देखिए केवल 2 विकेट मिला हुआ है, कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं रहता। एक आध जीएल में फिर भी ट्राई कर सकते हैं अगर खेलती है तो, क्योंकि सामने कमजोर टीम है, क्या पता कभी भी अच्छा खासा बंडल्स में विकेट लेके चले जाए। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई नहीं खेलेगा, मायर अगर खेल गई तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा बॉलिंग करती है, अच्छा स्विंग गेंदबाज है और लाइन लेंथ भी तगड़ा रहता है। ये आपके लिए बढ़िया पिक स्मॉल लीग में रहेंगी अगर किसी को रेस्ट देके इनको खिलाया जाता है तो। अब बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन टीम के प्रीव्यू की। तो बांग्लादेश की टीम की बात करें तो देखिए टीम बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले मैच में काफी काबिले तारीफ वाला परफॉर्मेंस था, खासकर इनके पेस बॉलर्स ने इंप्रेस किया था। शुरुआती ओवर्स में अच्छा खासा जहनारा आलम मूवमेंट ले रही थी और जो दूसरी नई गेंदबाज है वो भी काफी अच्छा गेंदबाजी कर रही थी, तो उससे देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आई होगा। बैटिंग भी ठीक ठाक कर लिया, अपने लेवल से अधिक कर लिया, लेकिन सामने न्यूजीलैंड टीम है जो और भी तगड़ी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वन साइडेड इनको हारना चाहिए। सेम प्लेइंग 11 के साथ इनको जाना चाहिए जो पिछले मैच में था, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करेंगे पहले हम वो देख लेते हैं। तो जिस हिसाब से पिछले मैच में मूवमेंट था, मुझे लगता है ये वैसे नॉर्मली स्पिनर्स पे टीम ज्यादा डिपेंड रहती है, लेकिन अब पेसर्स पे शायद ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगी। मतलब कि जहनारा आलम, रितु मुनी और फरीहा तृष्णा, ये 3 आपको पूरे ओवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो बचा 20 ओवर वो डिवाइडेड होंगे नाहिदा अख्तर में, सलमा खातून में और रुमाना अहमद में। मतलब ये 3 में 20 ओवर रहेंगे, जिसमें सलमा खातून मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक ओवर करती हैं। नाहिदा अख्तर इनकी सबसे मेन गेंदबाज है, लेकिन पिछले मैच में मदद नहीं मिल रहा था तो इनको 5 ही ओवर करवाया गया। और रुमाना अहमद भी अच्छी गेंदबाज है, तो आप मान के चलिए ये तीनों मिलकर शायद 20 ओवर करते हुए नजर आएंगी। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में रितु मोनी लास्ट ओवर लगभग कंफर्म करती हैं, वार्म अप मैच में भी कर रही थी। इवन पिछले मैच में इनको मतलब कि 44वें ओवर के बाद डायरेक्ट लास्ट ओवर में बॉलिंग दिया गया था। उसके अलावा जहनारा आलम ने भी डेथ में पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, तृष्णा ने भी किया था। मतलब ये तीनों को ये यूज कर सकते हैं डेथ में, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलेंगे कि कौन अच्छे पिक रहेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। फिलहाल के लिए डेथ में ये तीनों ही यूज हो सकते हैं। अगर टैलेंट वाइज इनके टीम के मेन बल्लेबाजों की बात करें तो देखिए रुमाना अहमद काफी अच्छी बल्लेबाज है, उसके अलावा फरगाना हक बढ़िया गेंदबाज है, सॉरी बल्लेबाज है। और हालिया दिनों में शारमीन अख्तर का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, खासकर मजबूत टीमों के अगेंस्ट। तो ये 3 इनके बैटिंग के अभी के लिए हम मेन स्तंभ बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सेक्शन में आपको देखना है कि कौन से 4 प्लेयर आपको लेने हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के 7 ही प्लेयर आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले आती है शमीमा सुल्ताना, कभी कभार अच्छा खेल देती है, शुरुआत इन्होंने अच्छा किया था, लेकिन करंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। लास्ट के 6 इनिंग देखिए केवल 2 ठीक ठाक स्कोर किया है, आराम से छोड़ सकते हैं विकेट कीपर कैटेगरी में। वैसे भी इनसे ज्यादा कंसिस्टेंट निगार सुल्ताना है और वो कीपिंग बैकअप भी देंगी, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज ही रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, शारमीन अख्तर, इनका परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है, पिछले मैच में 34 का स्कोर किया। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनिंग इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी 81 का, उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। और इंग्लैंड के गेंदबाजों को खेलना खासकर इनके टीम के लिए थोड़ा मतलब कि एक बड़े लेवल की बात है। तो ये टैलेंटेड बल्लेबाज है, भले ही ओवरऑल रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, लेकिन ये आपके लिए डिसेंट पिक रहेंगे, स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं आराम से। पिछले मैच में भी ठीक ठाक इन्होंने जज्बा दिखाया था। उसके बाद आती है फरगाना हक, जिन्होंने नहीं मतलब कि जो अपने टीम की सबसे बेस्ट बल्लेबाज मानी जाती हैं, टेक्निकल बल्लेबाज है। लास्ट मैच में भी शुरुआत अच्छा किया था, एक आध बाउंड्री लगाया था, लेकिन रन आउट हो गई थी। अच्छी बल्लेबाज है, अब बैटिंग सेक्शन में इनको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा स्कोर की उम्मीद मत करिएगा, लेकिन 20-30 कभी भी बना के जा सकती हैं। ओवरऑल एवरेज देखिए इनके टीम में रुमाना अहमद के बाद सबसे बेस्ट एवरेज है, 24 का एवरेज है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मुर्शिदा खातून, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज है, बीच में कमजोर टीमों के खिलाफ ठीक ठाक खेला था। करंट फॉर्म देखें तो एक 50 है, उसके अलावा भी 20-30 में स्कोरिंग किया हुआ है। लेकिन देखिए इनके टीम से आपको 4-5 ऑप्शन लेने हैं, तो उसमें उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं रोटेशन में, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निगार सुल्ताना विकेट कीपर कैटेगरी में सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। उसका रीजन है कीपिंग बैकअप भी रहेगा, प्लस ये बैटिंग से कंसिस्टेंटली 20-30 रन बनाती रहती है। ओवरऑल देखिए 22.5 का एवरेज है, एक डिसेंट पिक आपके लिए विकेट कीपर कैटेगरी में रहेंगी। इनको लेंगी तो आप न्यूजीलैंड के 7 प्लेयर्स ले सकती हैं, ये बात आपको ध्यान देना, सॉरी 7 मतलब मेन बल्लेबाजों और गेंदबाजों में फिर आप जा सकती हैं। आगे आती हैं रुमाना अहमद, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। फर्स्ट मैच में मैंने बोला था ये इनका सिलेक्शन कम है, लेकिन ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं बांग्लादेश टीम की। हालांकि उतना ज्यादा टर्न नहीं था तो उतना बॉलिंग नहीं किया, लेकिन आप इनसे अच्छा खासा बॉलिंग की उम्मीद कर सकते हैं। प्लस अपने टीम की मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज है। ओवरऑल देखिए 26 का एवरेज है, और उसके अलावा 42 इनिंग में इन्होंने 46 विकेट भी लिया हुआ है। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, अपने टीम में ट्राई कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जाती हैं। फिर आती हैं सलमा खातून,
अच्छी गेंदबाज हैं, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जिसके लिए जानी जाती हैं। थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप दे देती हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑलराउंडर कैटेगरी में इनसे ज्यादा अच्छे पिक हैं, तो स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी। एक आध जीएल में आप बांग्लादेश के ऑलराउंडर्स में रोटेशन करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी नहीं है और बॉलिंग में हो सकता है इनके ओवर्स भी थोड़ा बहुत कट जाएं। उसके बाद आती है रितु मोनी, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है। शुरुआत में इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलती तो उसका रीजन है बांग्लादेश स्पिनर्स पर ज्यादा डिपेंड रहता था, लेकिन यहां पे अच्छा खासा बॉलिंग कर रही हैं। वार्म अप मैचों में 5 विकेट लिया 2 मैचों में, फिर पिछले मैच में भी 2 विकेट लिया और उसके अलावा रन भी बनाए थे। तो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट पिक होंगी। 27 रन बनाए थे पिछले मैच में और इवन लास्ट ओवर भी करने आती है टीम का, तो ये आपके लिए ऑलराउंडर कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट पिक होंगी। खासकर फर्स्ट बॉलिंग आए तब तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे डेथ में भी बॉलिंग करती हैं और बैटिंग बैकअप भी रहेगा। ओवरऑल देखिए 21.6 का एवरेज है, 16 मुकाबलों में 7 ही विकेट है, लेकिन पिछले मैच में मैंने बोला था विकेट पे मत जाइएगा क्योंकि ये मोस्टली स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में खेल रही थी। यहां पे अच्छा खासा बॉलिंग मिलने की उम्मीद रहेगी। फिर आती है जनारा आलम, टीम की सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पेस बॉलर। हालांकि इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन पिछले मैच में लाजवाब मूवमेंट हासिल कर रही थी शुरुआती ओवर्स में और उसके अलावा डेथ में भी बॉलिंग कर सकती हैं। तो ये आपके लिए एक बढ़िया पिक होंगी। अगर टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है, सेकंड बॉलिंग आती है तब आप छोड़ सकते हैं क्योंकि फिर न्यूजीलैंड की ज्यादा विकेट नहीं गिरने वाला, ये बात आपको ध्यान देना है। फिर आप ऐसे प्लेयर्स को लीजिएगा जो थोड़ा सा बैटिंग बैकअप दे। ये भी बैटिंग थोड़ा बहुत कर लेती है लेकिन उतना अच्छा नहीं करती, तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगी। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल 41 मैचों में 40 विकेट इनके नाम है। फिर आती हैं एफ इस्लाम, हालांकि नई गेंदबाज है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने लास्ट के दोनों ही मैचों में अच्छा खासा विकेट लिया हुआ है और उसके अलावा शुरुआती ओवर्स में इनका इन स्विंगर काफी जबरदस्त था और बल्लेबाजों को अच्छा खासा बीट कर रही थी। तजमीन ब्रिट्स तो इनके इन स्विंगर को ज्यादा समझ नहीं पा रही थी, मतलब कंट्रोल है एक ठीक ठाक। ओवरऑल स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगे, भले ही विकेट ज्यादा लिया हो। जीएल में ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में अगर आपको रिस्क लेना है तो फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, उस केस में ट्राई कर लीजिएगा। नहीं तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग आता है तो आप इनको जीएल में ही ट्राई कीजिएगा क्योंकि फिर न्यूजीलैंड ज्यादा विकेट नहीं खोएगा। अभी तक 2 मुकाबलों में 5 विकेट है और लास्ट के मतलब एक वार्म अप और पिछला मैच देखें तो टोटल 6 विकेट ले चुकी हैं। फिर आती है नाइदा अख्तर, इनके टीम की अगर हम रिकॉर्ड वाइज बात करें, टैलेंट वाइज बात करें तो सबसे बेहतरीन स्पिनर, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। बस दिक्कत यह है कि यहां पे बहुत ज्यादा टर्न नहीं था, बाउंड्री थोड़ा सा छोटा था, तो पिछले मैच में इनके स्पिनर्स ज्यादा ओवर नहीं कर रहे थे। और सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा बैटिंग बैकअप भी देखिए, ये बैटिंग उतना ज्यादा नहीं करती और बॉलिंग में अब ओवर्स कट होने का रिस्क रहेगा क्योंकि इनके पेसर्स ठीक ठाक फॉर्म में है, तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगे। लेकिन जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, खासकर तब जब इनकी फर्स्ट बॉलिंग आती है क्योंकि वहां पे फिर ये इनके चांस रहेंगे। अगर शुरुआत अच्छा करती हैं तो 10 ओवर पूरे भी कर सकती हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, 20 मैचों में 26 विकेट, टी20 में 45 मैचों में 60 विकेट। इवन इंग्लैंड के खिलाफ जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें 3 विकेट लिया था। तो जीएल में जरूर एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा जब बांग्लादेश की फर्स्ट बॉलिंग आती है। सेकंड बॉलिंग में न्यूजीलैंड ज्यादा विकेट खोएगा नहीं, तो आप आराम से बैटिंग बैकअप भी देखिए बॉलर्स का, उस हिसाब से सिलेक्शन कीजिएगा। नीचे फिर कोई नहीं खेलने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। बस जो मैंने स्ट्रेटजी बोला था वो फॉलो कीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा कौन से प्लेयर कब इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्शन अपने टीम का कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में निगार सुल्ताना थोड़ा सा ज़्यादा सेफ है क्योंकि इनको अगर आप लेंगे तो आप न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और गेंदबाज जो अच्छे हैं सबको कवर कर सकते हैं, तो इन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। कीपिंग भी करेंगे तो इनको मैंने लिया हुआ है। आप यहाँ पे केटी मार्टिन को ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास मतलब कि 6 ही उधर के प्लेयर न्यूजीलैंड के और लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लग पे रहेगा, कितने कैचेस जाते हैं और कितने स्टंपिंग जाते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे तो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो उस केस में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फिर बैटिंग आ सकती है। शामिमा सुल्ताना जीएल में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी। मैंने यहाँ पे निगार सुल्ताना को लिया है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। सूजी बेट्स को मैंने लिया हुआ है, उसके अलावा एमी सेथरवेट को भी लिया हुआ है। लेकिन सेथरवेट की अगर मतलब कि टीम की सेकंड बैटिंग आएगी तब ये उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगे, तब मैं इवन न्यूजीलैंड के किसी पार्ट टाइमर को भी प्रीफर कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं सोजी बेट्स के लिए साथ फिलहाल जा रहा हूँ और सेथरवेट को भी मैंने लिया है। फरगाना हक एक डिसेंट पिक रहेंगी, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कभी कभार ये अच्छा स्कोरिंग कर देती हैं और टीम की बेस्ट बल्लेबाजों में से एक है अपने। अभी के लिए मैंने नहीं लिया हुआ है। उसके बाद नीचे चलेंगे। शारमीन अख्तर एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा स्कोर किया, पिछले मैच में भी ठीक ठाक स्कोरिंग किया था, तो इनको मैंने कवर
कवर किया हुआ है। आप चाहें तो इनके जगह फरगाना हक को ट्राई कर सकते हैं, या सेथरवेट को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो तीसरा बैट्समैन लेना होगा तो फरगाना हक को ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में 5 टोटल अच्छे ऑप्शन है। रितु मोनी को इन्होंने उठा के अब डाल दिया है ऑलराउंडर सेक्शन में, इसलिए अब यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो 5 अच्छे ऑलराउंडर्स है जिसमें आपको 4 लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं। तो अमेलिया केयर को मैंने लिया है, सोफी डिवाइन को लिया है, और तहू को मैंने लिया हुआ है। तहू को इवन ये हिटिंग के लिए भी ऊपर भेज देते हैं। तो इन तीनों के साथ मैं जा रहा हूं। चौथे में मुझे रुमाना अहमद और रितु मोनी में से एक को प्रीफर करना है। आप हालांकि इसमें से चाहें तो तहू को ड्रॉप करके रुमाना अहमद रितु मोनी दोनों को ले सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड देखिए फेवरेट्स है और हमेशा नहीं होगा कि रुमाना अहमद रितु मोनी अच्छा खासा पॉइंट दे के जाए। तो अभी के लिए मैं रुमाना अहमद के साथ जा रहा हूं, जो कि ज्यादा अच्छी बल्लेबाज है और अच्छी स्पिनर भी है। बस यही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्न पिछले मैच में नहीं था। तो अभी के लिए मैंने रुमाना अहमद को लिया है, लेकिन अगर बांग्लादेश की फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो मैं रितु मोनी को प्रीफर करूंगा, क्योंकि फिर रितु मोनी डेथ में बॉलिंग करेंगी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों ही अच्छी ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए मैं न्यूजीलैंड के ज्यादा प्लेयर्स को कवर कर रहा हूं, क्योंकि उनके विकेट लेने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैकाय खेलती हैं तो उनको जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब भी खेलती है अच्छा खासा ओवर्स करती हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। जनारा आलम को मैंने फिलहाल के लिए लिया हुआ है। विकेट टेकिंग बॉलर मानी जाती है, भले ही फॉर्म उतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर बांग्लादेश की फर्स्ट बॉलिंग नहीं रहेगी तो फिर मैं इनको कवर नहीं करूंगा। उसके बाद हन्ना रोए आती हैं, जो कि विकेट टेकिंग बॉलर मानी जाती हैं और अच्छा खासा ओवर्स इनको करना चाहिए, इसलिए मैंने इनको कवर किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक परफॉर्म करेंगी। नाहिदा अख्तर अब ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। नीचे हाइले जेनसन अगर खेली तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक ओवर करती हैं, तब आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी। और यहाँ पे फिर आप जहनारा आलम के जगह उधर बैट्समैन बढ़ा के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जेस्केयर को लिया है, मस्ट हैव पिक रहेंगी। इवन जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा। नीचे एफ इस्लाम एक ठीक ठाक पिक होंगी अगर बांग्लादेश की फर्स्ट बॉलिंग आती है, क्योंकि तब डेथ में बॉलिंग करने के इनके अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। एफ जोनास जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। उतनी विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर फिर से 6-7 ओवर कर गई तो अच्छा खासा विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। तो आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, खासकर अगर आप उधर सेथरवेट को नहीं ले रहे हैं, मतलब न्यूजीलैंड की फर्स्ट बैटिंग नहीं आती है, तब वहां पे आप एक बांग्लादेश के बैट्समैन को बढ़ा के यहाँ पे जोनास को ट्राई कर सकते हैं और जीएल में ये कॉम्बिनेशन जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो डिवाइन को मैंने कैप्टन किया, अमेलिया केयर को वीसी किया है। बस रिस्क यहाँ पे ये है कि डिवाइन मोस्ट ऑफ द टाइम बांग्लादेश के अगेंस्ट बड़ा स्कोर करेंगी। बस यही है कि कई बार वो अपने आप को बॉलिंग में रेस्ट दे देती हैं और अगर बॉलिंग नहीं किया तो फिर रिस्क हो जाएगा। आप इसका चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। यही दोनों बेस्ट चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन की। सूजी बेट्स और जेस केयर को जीएल में जरूर कैप्टन कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल डिवाइन को कैप्टन किया, अमेलिया केयर को वीसी किया है, क्योंकि डिवाइन ज्यादा स्कोर कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कौन कब अच्छा पिक रहेगा, तो आप उस हिसाब से खुद की टीम बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।